जो इनका बूथ स्तर था बीजेपी का, वो हमें कहीं दिखाई नहीं। डिमांड हमारी जो है, मांग हमारी जो है, हम चाहते हैं कि हम 3 सीट हमें इस गठबंधन में 10 में से मिलनी चाहिए। जैसे नवाजिश आलम का, उनका नाम तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा जब अमीर आलम जी ने ये कह दिया कि जयंत चौधरी जी ने फ़ोन किया उनको टिकट के लिए। ये नवाजिश आलम साहब को टिकट देंगे, वो एक दफ़ा वहाँ बुढ़ाने से MLA भी रहे हैं और उनका कार्यकाल बड़ा सराहनीय कार्यकाल है। नहीं, मजदूरी करने वाला मुसलमान, छोटी नौकरी करने वाला मुसलमान, वो तो कहीं ना कहीं उस मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम भी कहते थे। जातिवाद में, कोई धर्मवाद में, कभी किसी क्षेत्रवाद में, कभी जातिवाद में, हम सत्ता के साथ हैं। आज की तारीख में बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर कभी समझौता नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों पर जब उपचुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम यूपी की मीरापुर सीट, खैर सीट, गाजियाबाद सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा ठोक दिया है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए उपचुनाव में क्या कुछ सियासी माहौल और राष्ट्रीय लोकदल की क्या तैयारी है, बातचीत करने के लिए ऋषिराज राजड़ जी है और प्रदेश महासचिव है, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े रहे और चौधरी अजीत सिंह की राजनीति को इन्होंने देखा और मुझे लगता है आपने चौधरी चरण सिंह की राजनीति को भी देखा होगा। जी। तो आज की राजनीति और उस दौरान की राजनीति में तो बहुत फर्क आ गया चौधरी साहब जी। मेरा सवाल आपसे यही कि दरअसल उपचुनाव है, अब जयंत चौधरी जी के हाथ में कमान है। अब 2022 का उन्होंने अपने पिताजी के बाद में पहला चुनाव लड़ा और कामयाबी मिली, काफ़ी हद तक उनकी रणनीति कामयाब रही। भले ही समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जब चुनाव लड़ा, फिर बाद में 24 में अलग हो गए। अब 24 में जब अलग हुए तो अब लोकसभा में यहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन में और 2 सांसद आज लोकसभा में उनके हैं, खुद राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी। अब उपचुनाव को आप कैसे देख रही है राष्ट्रीय लोकदल? कैसे अब यहाँ क्या रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? कैसे यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना या किस तरह से कार्यकारिणी को मजबूत करना, नेताओं को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर? देखिए राहुल, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ गांव में पधारने पर आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। जहाँ तक उपचुनाव की बात है, हमारा राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है और बड़ा ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ता है। आज हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इससे पहले हमारा गठबंधन समाजवादी के साथ था। हमने समाजवादी के साथ रहे, वहाँ भी ईमानदारी के साथ काम किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि समाजवादी भी मेरे ख्याल से 40 से और ऊपर पहुंची है, तो हमसे बहुत बड़ा लाभ पहुंचा। और अब हमने लोकसभा का चुनाव जो लड़ा है वो बीजेपी के गठबंधन में लड़ा, उससे बीजेपी को काफ़ी लाभ पहुंचा है। वो एक अलग बात रही है कि यूपी में वो जो आना चाहिए था रिजल्ट, वो नहीं आ पाया, लेकिन उसमें अहम रोल पार्टी को उठाने का, बीजेपी को आगे बढ़ाने का लोकदल ने बड़े मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा। लेकिन जो इनका बूथ स्तर था बीजेपी का, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। ये कारण रहा, पता नहीं क्या रहा, उनकी आपसी फूट रही, न जाने क्या रहा। हम तो ईमानदारी के साथ लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब लोकसभा का चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ देख लिया। अब अंदर खाने बहुत सारी कहीं ना कहीं गलतियां हुई, फूट हुई, ठाकुरों की नाराजगी हुई। पश्चिम यूपी में काफ़ी नुकसान बीजेपी को हुआ, कुछ सीटों पर फायदा हुआ जयंत चौधरी जी के साथ आने से। लेकिन अब उपचुनाव को आप यहाँ एक तरफ योगी सरकार की बार बार ये खबर आ रही है कि सरकार योगी जी के और यहाँ केंद्र की जो बीजेपी है उनके बीच की तालमेल खराब। अब ऐसे में जब उपचुनाव है तो आपको लगता है कि इसका नुकसान उपचुनाव में कहीं आपको ना हो जाए, आपके दल को भी हो, क्योंकि आप भी उसमें हैं? देखिए राहुल भाई, जहाँ तक ये बात है कि भाई उनकी आपस में खींचतान है, वो उनका मैटर है। हम नहीं कह सकते कितनी उनकी खींचतान है, लेकिन हमारी पार्टी में किसी किस्म की कोई खींचतान नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी,
हम तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और जयंत चौधरी के हम सिपाही हैं, और हमारे अंदर चौधरी चरण सिंह की नीति कूट कूट कर भरी हुई है, और हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा कार्यकर्ता बड़ा मजबूत और बड़ा ईमानदारी के साथ काम करने वाला है। हम चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मीरापुर पर भी चुनाव आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उधर खैर में भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और पार्टी के नेता तो दावा भी कर रहे हैं कि भाई हम तो गाजियाबाद भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब गठबंधन में कितनी सीटों पर उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा बीजेपी के साथ? देखिए, जहाँ तक बात आपने मीरापुर की और खैर की है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारी तैयारी पूरी 10 विधानसभाओं पर चुनाव है, उपचुनाव। हम 10 की 10 पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ हमारा सहयोगी लड़ेगा तो वहाँ हम पूरी उनकी मदद करेंगे, और जहाँ हम लड़ेंगे वे हमारी पूरी मदद करेंगे। तो हमारी तैयारी जो है वो 10 की 10 पे है। हाँ, डिमांड हमारी जो है, मांग हमारी जो है, हम चाहते हैं कि हम 3 सीट हमें इस गठबंधन में 10 में से मिलनी चाहिए। लेकिन खैर सीट तो और ये बीजेपी के पास थी, वो जीते थे वहाँ पर, और गाजियाबाद की सिटिंग सीट वहाँ लगता है आप अगर आपको दी जाए तो कैसे वहाँ पर जीत हो जाए? हम तो यूँ कहूँ, यदि बीजेपी बड़ा दिल करे और 10 की 10 हमें दे तो हम 10 की 10 जीत जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही है। रही जहाँ तक आपने पश्चिम की बात करी है कि पश्चिम में लाभ पहुँचा है बीजेपी को, पश्चिम में नहीं पूरे देश में लाभ पहुँचा है आदरणीय चौधरी जयंत जी की वजह से। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी पूरे देश में है, वो कहीं कम है कहीं बत्ती है। इस तरीके से हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हर सूबे में पूरे देश में है। अच्छा, मीरापुर पे आप सबसे ज़्यादा अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल से चंदन चौहान यहाँ आप ही की पार्टी से जीते थे। अब वो जब सांसद बन गए तो अब इस सीट पर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये सीट मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 1,30,000 के आसपास मुस्लिम हैं। अब यहाँ कई नाम चर्चाओं में रहे, जैसे नवाजी सालम का, उनका नाम तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा जब अमीर आलम जी ने ये कह दिया कि जयंत चौधरी जी ने फ़ोन किया उनको टिकट के लिए। ये है क्या पार्टी के अंदर, मतलब टिकट उनका कंफर्म मान लिया जाए क्या? मैंने कहूँ, अमीर आलम साहब जो हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बड़े सीनियर नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो ऐसा थोड़ा ही एक वे वैसे ही कह देंगे। चौधरी साहब ने उनको कहा होगा कि आप अपनी तैयारी करिए, और मेरा मानना यूँ है कि चौधरी साहब जहाँ वो बैठे होंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से बातें की होंगी, तो उनमें हो सकता है, मेरा मानना भी है, और इस काबिल वो हैं भी, बड़े सीनियर नेता हैं हमारे और बेदाग हैं बिल्कुल। आज तक उन पे किसी किस्म का भ्रष्टाचार का या हिंदू मुस्लिम फैलाने का या किसी ऐसी दुराचार का किसी किस्म का आज तक उन पर कोई आरोप नहीं है। और वो काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं। वो राज्यसभा भी रहे हैं, वे लोकसभा भी रहे हैं, वे विधानसभा भी रहे हैं, और वे यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके बच्चों पर, उन पर आज तक किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। और मेरा मानना है, यदि नवाजी सालम साहब को टिकट देंगे, वो एक दफ़ा वहाँ बुढ़ाने से MLA भी रहे हैं, और उनका कार्यकाल बड़ा सराहनीय कार्यकाल रहा है, और बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सोबर है, और आज तक उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता नवाजिश भाई पे, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, वो MLA भी रह लिए, वे कभी बाज़ार में नहीं घूमते, कभी हुटर नहीं बजाते। जैसा नवयुवक हैं, एक शौक़ होता है, कई किस्म के नशे हों। पहला नशा पैसे का नशा, दूसरा नशा जवानी का नशा, तीसरा नशा पद का नशा। तो उस घर में ये सारी चीज़ रही, लेकिन कोई भी नशा, किसी भी किस्म का नशा इस परिवार पर कभी हावी नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाले की उन पर एक कृपा रही है। तो ये मान ले कि नवाजी सालम को चुनाव जयंत चौधरी जी लड़ाने जा रहे हैं, या कोई दूसरा तीसरा कोई नाम और है अभी? नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, एक से एक कार्यकर्ता है। चौधरी साहब जिसे भी टिकट देंगे बहरहाल उसे लड़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में सीनियर तो यही है हमारी पार्टी में। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और काफ़ी लंबा उनका एक्सपीरियंस है राजनीति का, और उनकी अच्छाई, उनकी ईमानदारी, उनकी भलाई, ये सब काम आती है। और जब हमारी पार्टी एक किस्म से
क्या कहा जाए, मुसीबत के दौर में थी। एक टाइम हुआ था तो उसमें हमारे आदरणीय अमीर आलम साहब हमारी पार्टी में आए थे, क्योंकि जब कुछ दूरियां बढ़ी हुई थी भाईचारे में, उस भाईचारे को कायम करने के लिए हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं और उसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अब जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी पार्टी के साथ एक समीकरण था, जाट मुस्लिम और जो दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में मिला। जाट मुस्लिम का समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा कामयाब हमेशा समीकरण रहा। चौधरी अजीत सिंह उसी राजनीति को, उन्होंने हमेशा जो है भाईचारे की राजनीति को बढ़ावा दिया। अब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में उसी समीकरण से जीते थे 8 विधायक, बाद में 9 भी हुए खतौली जीतने के बाद। लेकिन अब बीजेपी के साथ आने से आपको नहीं लगता, जैसे लोग गांव में कहते हैं कि भाई बीजेपी को मुस्लिम कम वोट देगा और राष्ट्रीय लोकदल को इसका नुकसान होगा, क्योंकि मीरापुर की सीट तो यहाँ मुस्लिम इलाका बड़ा है, 1,30,000 से ज़्यादा वोट। जहाँ तक मेरा मानना है, जो आपने बात कही ये मुसलमान की, दलित की, हमने इस किस्म की राजनीति कभी की नहीं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी वो इस किस्म की राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने राजनीति की है किसान की, दबे कुचले की, नौजवान की, मतलब यूँ देहात कैसे आगे बढ़े, हमारा नौजवान कैसे बढ़े आगे, और जो पिछड़े लोग हैं ये कैसे आगे बढ़े। तो हमारी राजनीति हमेशा ये रही है, यही चौधरी अजीत सिंह जी की रही है, यही राजनीति आज की तारीख में हमारे आदरणीय चौधरी जैन जी की है। हम जातिवाद में कभी नहीं करते। जहाँ तक बात आपने की है कि भाई कुछ कम वोट मिलेगा, क्यों मिलेगा कम? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लेकर आगे बढ़ती है, न कि किसी ऐसी कोई नफरत की बात लेकर हमारी पार्टी नहीं चलती, कभी नहीं चली और न कभी चलेगी। अखिलेश यादव के साथ रहने से नहीं लगता आपको मुसलमान ज़्यादा मिला था? मैं नहीं मानता इस बात को कि उनके साथ रहने से हमें क्योंकि मुसलमान में जितने भी एक किस्म से जो अच्छे घराने हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे तब भी लोकदल में थे, आज भी राष्ट्रीय लोकदल में हैं। नहीं, मजदूरी करने वाला मुसलमान, छोटी नौकरी करने वाला मुसलमान, वो तो कहीं ना कहीं उस मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम भी कहते थे। देखिए, ना तो हमें कभी मुल्ला चरण सिंह कहा गया, ना हमें कभी मुल्ला चौधरी अजीत सिंह कहा गया, ना हमें कभी मुल्ला चौधरी जैन जी कहा गया। हमें कहा गया किसानों का, दलितों का, दबे कुचलों का नेता। ये पार्टी कही गई है इनकी, इन लोगों की पार्टी। तो और ये जो बात है, अभी आपने देखा होगा हमारे 9 विधायक थे, 9 में हमारे पास एक दलित था, आदरणीय हमारे चौधरी जैन जी ने कैबिनेट मिनिस्टर उसको बनाया है। तो यहाँ कभी भी जो सम्मान, वो चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, चाहे मुस्लिम है, जो सम्मान राष्ट्रीय लोकदल ने इनको दिया दबे कुचलों को, आज तक कोई पार्टी नहीं दे पाई। तो यही सोच हमारी पार्टी की है, इसी सोच को लेकर हम आगे चले हुए हैं। ये दौर आते हैं कभी कभी कि कभी कोई जातिवाद में, कोई धर्मवाद में, कभी किसी क्षेत्रवाद में, कभी जातिवाद में, इस तरीके से बहकर और लोग बाग कुछ पार्टियां आगे बढ़ जाती हैं। टिकट तो इसी को लेकर दिया जाता है ना पार्टी में, जिसकी ज़्यादा बड़ी संख्या बाहुल क्षेत्र। अब देखिए मीरापुर पर हम जब बात कर रहे हैं, मीरापुर में समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम को उतारने के जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम को उतारना चाह रही है। इधर नवाजी सालम भी जो है वो भी मुस्लिम परिवार से आते हैं। उधर चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर ले, और मायावती का भी लग रहा है कि शायद वो भी किसी मुस्लिम को ही टिकट वहाँ पर देगी। तो ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वहाँ 1,30,000 मुस्लिम है। वहाँ जाट को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा? वहाँ गुजर को टिकट पहली बार दिया था, लेकिन इस बार दूसरी जातियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं। मतलब जाति का फर्क, इफेक्ट तो है, असर तो मानेंगे है। राहुल भाई, हमारी पार्टी में कभी ये फार्मूला नहीं रहा। शायद आपने ये पहले पीछे लगा के देखिए आप। अब हमारे हिंदुस्तान में सबसे छोटी बिरादरी जो है, कौन बिरादरी है? नाई बिरादरी। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बिहार का मुख्यमंत्री नाई को बनाया था, कर्पूरी ठाकुर जी को। तो यहाँ ये नहीं है, यहाँ देखा जाता है इस पार्टी में कि यहाँ आज की तारीख में हक किसका बैठ रहा है, किसको यहाँ से लड़ाया जाए, कौन इस पार्टी में
ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो कौन इस पार्टी के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, कौन दबे कुचलू में ज़्यादा लोगों में संपर्क कर रहा है, कौन इन लोगों के अपनी आवाज़ उठाता है, कौन इन लोगों को सम्मान देता है ज़्यादा। यानी कि सम्मान तो हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता सबको देता है, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के कौन ज़्यादा हिस्सा ले रहा है तो उसको देख के ही टिकट दिया जाता है। अभी जयंत चौधरी जी ने योगी सरकार का जो कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर आदेश दिया, उसका विरोध किया, खुलकर विरोध किया जी। इससे लगता है कि आपको कहीं पार्टी के आपसी नेताओं के बीच भी ये लगेगा कि हमारे सहयोगी और हमारी आदेश का विरोध कर रहे हैं, इसका नुकसान चुनाव में आपको लगता है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होने का, ये हमने अपना सुझाव रखा क्योंकि हमारी पार्टी की नीतियाँ यही हैं। वो जो उन्होंने कहा चौधरी अजीत सिंह जी ने कि भाई ये ठीक बात नहीं, जयंत चौधरी जी ने ये बात रखी अपनी, और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि इस आदेश को वापस लें। तो मेरा मानना यूँ है कि ये सुझाव दिया गया उनको, और वो ठीक नहीं था, ये बात जो उन्होंने वो काम किया था वो अच्छा नहीं था, हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं था, हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये सब सुझाव दिया। हम सत्ता के साथ हैं, आज की तारीख में बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, ना कभी किया, ना कभी करेंगे और ना कभी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झटका तो दिया ना सरकार को, योगी सरकार को, कहीं ना कहीं ये मंशा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मंशा यही रही कि भाई धर्म को लेकर पहचान हो, कौन यहाँ पर किस जाति किस धर्म से है? यहाँ पहचान अकादमी में उनके कर्म से होनी चाहिए, उनके कार्यों से होनी चाहिए, न कि धर्म से। अब बहुत मुस्लिम लोग हैं जो कावड़ियों की बड़ी सेवा करते हैं। देखिए मुस्लिम में वो जो है सजदा, हिंदू में तो हम जहाँ भी मूर्ति पूजा है वहाँ भी सर झुकाते हैं, वे सिर्फ एक ही है उनके यहाँ तो कि उसके अलावा कहीं में सजदा नहीं करते। लेकिन उनका देखिए सेवा भाव में उनके पैर भी मालिश करते हैं मुस्लिम लोग, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल बड़ी सेवा करते हैं, उनके पैरों में मालिश भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाने का प्रबंध भी करते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है कहीं, तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है इसकी कि जैसा चंद्रमा है, चंद्रमा ईद का चांद, जब हम छोटे थे, नौजवान थे, तब जब ईद का चांद देखने के लिए पूरा गांव छत पर चढ़ता था, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, कि आज ईद का चांद देखिए बड़ा सवाब मिलेगा। जैसे हिंदू में जन्माष्टमी का चांद सब देखते हैं, करवा चौथ का चांद सब देखते हैं, तो चांद तो एक ही है ना, उसको मुस्लिम भी मान रहा है, हिंदू भी मान रहा है। रही बात हम जो ये 10 साल 15 साल पुरानी बात है, ईद पे हमारे यहाँ कम से कम ऐसे हो जाते कोई 50 किलो छुआरे सब लेकर आते थे। बिल्कुल, गांव-गांव में अब तक आते हैं, आज भी आते हैं, अब भी आते हैं। और इनके यहाँ जिसके दूध होता वो दूध पुचाते, आज भी पुचाते हैं। वो भाईचारा इस प्रदेश में और हर जगह वो भाईचारा है। हम उस पर नहीं, मतलब मेरा ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि भाईचारे की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल करती आई। चौधरी चरण सिंह की आपने बात बताई, चौधरी अजीत सिंह की आपने विचारों की बात बताई, मैं चौधरी जयंत सिंह के भी हम लोग विचार देखते हैं, चौधरी अजीत सिंह की भी राजनीति हमने लंबे समय देखी है। मुझे 15 साल हो गए इन चीज़ों को, राजनीति को देखते और समझते। लेकिन मैं दरअसल इसलिए ये सवाल, क्योंकि यहाँ ये इसलिए भी आ रहा है कि जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ आ गए, और जो यहाँ पर बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो उसमें कंफर्ट जोन कैसे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है। हमारा जो गठबंधन है, हमने किसी के भी साथ गठबंधन किया, लेकिन चौधरी चरण सिंह की नीतियों से कभी समझौता नहीं किया। हमारी जो नीतियाँ हैं चौधरी चरण सिंह की, हम उससे कभी ना हटे ना हटें और ना कभी हटेंगे। देखो, मेरा सौभाग्य रहा, मैंने चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ कर काम किया, उनके चरणों में बैठ कर राजनीति सीखी, और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के चरणों में भी बैठ कर काम किया। आज मैं जयंत चौधरी के साथ काम कर रहा हूँ। जब मेरी विचारधारा नहीं बदल सकी, तो जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, तो उनमें कौन परिवर्तन ला देगा? नहीं ला सकता। तो हमारी तो भाईचारा रहेगा,
जातिवाद से हम नफरत करते हैं और ये कभी चौधरी चरण सिंह ने हमें नहीं सिखाया। एक आखिरी सवाल जो आपने शुरुआती दौर में बीजेपी को लेकर उठाया कि बीजेपी का बूथ जो स्तर था, बूथ का जो कार्यकर्ता था, उसमें सामंजस्य की कमी थी, उसमें तकरार थी, उसकी गुटबाजी थी, चुनाव बीजेपी को नुकसान लोकसभा में हुआ। राष्ट्रीय लोकदल की मैं बात करूं तो आज राष्ट्रीय लोकदल अपने बूथ स्तर पर, अपने जिले स्तर पर पार्टी को किस तरह से मजबूती देने की आगे इरादा है, किस तरह की आगे की रणनीति है, क्योंकि अब आप सत्ता में हैं, आप लोगों को ज़्यादा सुविधाएं भी देने की स्थिति में है। देखिए राहुल भाई, मैं जो देखता हूँ सोशल मीडिया पर, आप सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं इसमें, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप जितना देहात में, शहर में, मुझे पत्रकार इतने घूमने वाले नहीं मिले। आप जानते हैं कि हाँ, आपको बीजेपी का कार्यकर्ता जैसे दिखाई दिया करता था, ऐसे दिखाई नहीं दिया। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी आपस की ऐसी कोई खींचतान रही होगी, या मेरी समझ से बात है कि मुझे सारे को लोकदल दिखाई दिया। इसका कार्यकर्ता, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता था चाहे बड़ा था, वो सारा हर घर पे गया और गांव दर गांव, डोर टू डोर घूमा, और उसने जितना प्रयास उस पर हो सका था उसने किया। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं यहाँ से देखा बूथों पे भी जाने का मुझे मौका मिला है कि जो बूथ एजेंट थे, जो बूथ पे कैंडिडेट के एजेंट बने हुए थे, देखो उन्होंने बस्ते बांटे तो सारे बीजेपी के लोगों को बांटे, लोकदल के कुछ आदमी को कहीं बूथ बस्ता नहीं दिया गया। तो उनके जो मैंने एजेंट देखे बूथों पर, जो मैं गया तो बहुत दूर बैठे, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने पूछा भाई तुम इतनी दूर कैसे बैठे हो, वहाँ वोट डल रही है, ये डाल देंगे लोग। तो जो जिम्मेदारी होती है बूथ एजेंट की और कैंडिडेट के एजेंट की, वो जिम्मेदारी किसी ने उसको इस तरीके से नहीं पुगाई। लेकिन अब गठबंधन उपचुनाव में आप साथ लड़ेंगे, अगर ऐसा ही हाल रहा तो आपको नुकसान होगा। मेरा मानना यूँ है कि उन्होंने तो ज़्यादा काम किया है, उससे उनको एक सीख मिली है, और उस सीख के अकॉर्डिंग उनकी बैठ के चुनाव पे चर्चा भी हो रही है। तो दोबारा से जो गलती पीछे होगी उसमें वो सुधार होगा। और हमारा एक ऐसा रहा है हमारी पार्टी का कि जो हमारे सहयोगी होते हैं, हम कुछ भी हमें करना पड़े, हम उनका सहयोग, उनकी चाहे यहाँ हाथ लगा के, चाहे कैसे भी लगा के, बड़े प्यार से उन्हें हम खड़ा करना जानते हैं, उन्हें हम खड़ा करेंगे और उनका हम सहयोग हर सूरत में लेंगे, हासिल करेंगे, प्यार से करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ करेंगे। अभी तक बीजेपी के साथ आने से कुछ फ़ायदा हुआ राष्ट्रीय लोकदल को? हाँ, हमें भी फ़ायदा हुआ। हमारे 2 लोकसभा जीत के गए हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हमको भी फ़ायदा हुआ है और हमसे बीजेपी को भी फ़ायदा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया कि आज जो किसान हैं वो उसी वजह से आज संपन्न है। चौधरी अजीत सिंह ने शुगर मिलों को लेकर बड़ा काम किए और भी कई काम किए हैं। अब चौधरी जयंत सिंह जब सत्ता में साथ में हैं, अब आप लोग कुछ सलाह दे रहे हैं कि कुछ आप भी ऐसा करिए कि आज सत्ता में है तो जनता आपको भी इसी तरह याद करे, क्योंकि चौधरी जयंत सिंह आज उनकी एक जो छवि है, एक भाईचारा और एक अच्छे नेता की एक छवि है, लेकिन उस छवि को अगली पीढ़ी कैसे याद करे, उसको लेकर आप लोग कुछ सलाह देते हैं? जहाँ तक सलाह की बात है, मेरा मानना यूँ है, हमारे नेता जो हैं वे इतने परिपक्व हैं और वो राजनीतिक नहीं, राजनीति को छोड़िए आप, उनको 36 बिरादरी ने पगड़ी बांधी, वो 36 बिरादरी के चौधरी भी हैं। इससे हटकर हमारी राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन पर 2 जिम्मेदारी हैं, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। और जहाँ तक बात ये रही कि आपने सवाल किया कि भाई ऐसा चौधरी साहब कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं यूँ कहता हूँ कि देहात को, गरीब को, दबे कुचले को जो लाभ राष्ट्रीय लोकदल ने, वो चाहे चौधरी चरण सिंह का समय रहा हो, चौधरी अजीत सिंह जी का समय रहा हो या जयंत चौधरी का समय हो, आपको दिखाई दिया होगा। अब हमारा गठबंधन है इनके साथ, और हमारे चौधरी साहब जैसे ही सत्ता में वहाँ से प्रवेश किया, आपको दिखाई दिया होगा कि श्यामली के मिल मालिक के खिलाफ FIR लॉन्च हुई और उनको थाने में बैठाया गया। इससे पहले तो नहीं बैठाया गया होगा, कहीं दिखाई दिया। और अब जो भी कदम हमारा उठ रहा है, वो कदम इन गरीबों के साथ, भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, हमारे बुजुर्गवारों ने हमारे चौधरी चरण सिंह के टाइम पे
हमें 2 ही नारे सिखाए गए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। इस नारे को हम हमेशा जिंदा रखेंगे। और दूसरा नारा था जय जवान जय किसान। इन 2 नारों पर हमारी पार्टी टिकी हुई है और इसी 2 नारों के साथ को लेकर आगे बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती रहेगी। आपने देखा होगा हमारे साथ हमारे चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी रहे हो या चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो या आज चौधरी जयंत जी हैं। इस देश में सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल ब्राह्मण थे, कभी ब्राह्मणों का नेता कहा गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, ब्राह्मण थे, कभी ब्राह्मणों का नेता कहा गया। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, कभी ब्राह्मणों का नेता कहा गया? लेकिन नहीं, उसको कभी नहीं कहा गया। एक हमारे खिलाफ षड्यंत्र, और ये जाट्टू के नेता हैं। ये जट एक ऐसा प्रोपगंडा खिलाते हैं, फैलाते हैं लोग कि बुद्धिजीवी लोग, कि जिससे इन्हें सिर्फ एक ही बिरादरी में सीमित कर दिया जाए, जबकि ये पार्टी दबे कुचलू की है, नौजवान की है, अल्पसंख्यक की है और किसान की पार्टी है, गरीब मजदूर और नौजवान की और गांव की पार्टी है। हमारे चौधरी साहब का नारा था, चौधरी चरण सिंह जी का, कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और देहात से होके, खेत और खलिहान से होके गुजरता है। तो राहुल भाई, हमारी तो पार्टी की नीति ये है, इन नीति को ना हमने कभी छोड़ा और ना कभी आगे छोड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऋषिराज राजर जी, दरअसल आज इनके पास आने का मकसद था कम से कम राष्ट्रीय लोकदल की उन पुरानी नीतियों को आपके सामने लाने की। अब उपचुनाव है, यही मौका भी है जनता नेताओं को पहचाने और अपने मतदान का जब प्रयोग वो करते हैं तो उस हिसाब से करते हैं कि कौन नेता उनके हक की बात करता है। अब उपचुनाव यूपी में है और पश्चिम यूपी की 2 से 3 सीटों पर जिस तरह से तैयारी राष्ट्रीय लोकदल करती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि गठबंधन है तो कहना यही है कि 10 सीटों पर हम दोनों सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जिन सीटों पर यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीद और सबसे ज़्यादा प्रभाव राष्ट्रीय लोकदल का है, तो वही अब पश्चिम यूपी की उन सीटों पर ये ज़रूर देखना होगा कि क्या 2022 वाला परिणाम अब बीजेपी के साथ आने के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा। और जो अब बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की कमी दिखी, जिस तरह से बूथ स्तर पर कमी दिखी और ठाकुरों की नाराजगी की वजह से कई सीटों पर बड़ा भारी नुकसान हुआ जिन पर उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। अब ऐसे में क्या वो नुकसान की भरपाई उपचुनाव में जयंत चौधरी के बीजेपी के गठबंधन के साथ दिखाई देगी, या फिर इस बार कुछ अलग ही जो लोगों का रुझान है, लोगों का मूड है, वो दिखाई देगा? ये तो आने वाले चुनाव में तय होगा। लेकिन आज मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।